In an adiabatic process, the state of gas is changed from P1 V1 T1 to P2 V2 T2। एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक। एडियाबेटिक प्रोसेस है और सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, पूछ रहे हैं कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है, ठीक है। 4 रिलेशन दिए हैं, इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो सिंपली हमें एडियाबेटिक की इक्वेशन लिखनी है, PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बी पार्ट तो आंसर सही नहीं हो सकता क्योंकि ये PV2 पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो हम ऐसा करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम में निकाल लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर पर निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो जरा टेम्परेचर और वॉल्यूम में निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी थी PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मुझे प्रेशर नहीं चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो P की जगह हम क्या लिखेंगे, nRT ओवर V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आया T टाइम्स V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1, ठीक। तो कौन सा आंसर आपका मैच कर गया, आपका आंसर मैच कर गया ए पार्ट। क्लियर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू साइक्लिक प्रोसेस। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है वो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस ऑलवेज कोइंसाइड। क्या इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमेशा कोइंसाइड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब जिस पॉइंट से आप चले, जिस स्टेट से सिस्टम मूव किया, उसी स्टेट में सिस्टम वापस लौट के आएगा। वही प्रेशर, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर, सारी चीज़ें वही, इंटरनल एनर्जी सब कुछ वही होगा, और उसी इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो हमेशा कोइंसाइड करेंगे, ठीक कह रहे हैं। दूसरा वर्क डन, दूसरा कह रहे हैं जो हीट सप्लाई होगी क्या वो वर्क डन के बराबर होगी, ये भी सही कह रहे हैं। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस में एक साथ, तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो जितनी भी आप नेट हीट सप्लाई करोगे, नेट, वो पूरी की पूरी नेट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका पहला भी सही है, आपका दूसरा भी सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तीसरा कह रहे हैं वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पीवी साइकिल, ढंग से समझ लीजिए, अगर पीवी साइकिल, पी और वी का ग्राफ अगर आपने बनाया है और ये साइकिलिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है, तभी वर्क डन पॉजिटिव होता है। और अगर पीवी साइकिलिक प्रोसेस अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो वर्क डन निगेटिव होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। तो आपका सी ऑप्शन गलत हो गया और इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं, इसलिए वही क्या बन जाएगा आपका आंसर। PV डायग्राम ऑफ ए डायटोमिक गैस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। प्रेशर और वॉल्यूम का जो डायग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू रीजन। तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं, उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। तो जरा समझिए, अगर PV ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन है, इस तरह से अगर है, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? तो इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, इनटू V, y इज इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन आ रही है PV2 पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के, ठीक। तो ये पॉलीट्रॉपिक से मैच कर रही है इक्वेशन। पॉलीट्रॉपिक की इक्वेशन होती है PV2 पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, उससे मैच कर रही है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से। और इसमें जो n आ रहा है वो आपका -1 के बराबर आ रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला था CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n, ठीक। ये होता है किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। CV क्या होगा? तो ये डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक का CV हो जाएगा 5R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस n, 1 माइनस n, n जो है वो खुद -1 है। तो 5R/2 प्लस R/2, तो ये 6R/2 हो गया, मतलब इसका आंसर आपका बना 3R। क्लियर? सो योर आंसर इज सी पार्ट। तो ये जो PV का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन है, तो ये जो हमारी 4 स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं उसमें से कुछ भी नहीं है। नहीं ये आइसोकोरिक है, नहीं ये आइसोबारिक है, नहीं ये एडियाबैटिक है, नहीं ये आइसोथर्मल है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो जनरल इक्वेशन आ रही है, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ये एडियाबैटिक भी नहीं है, क्योंकि एडियाबैटिक में PV2 पावर गामा होता है और गामा नेगेटिव नहीं होता है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो जनरल फॉर्मूला होता है मोलर हीट कैपेसिटी का, तो वो होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। n जो होगा वो PV की पावर, जो भी यहाँ एक्सपोनेंट होगा V का, वो होगा। तो हमने सारी वैल्यू डाली और आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी मिल गई 3R।
1 mole of helium is adiabatically expanded from its initial state P1 V1 T1 to its final state PF VF TF। ठीक है, 1 मोल है हीलियम का, उसको हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट कितनी है P1 V1 T1 और फाइनल स्टेट कितनी है P2 V2 T2 एडियाबेटिकली। अब पूछ रहे हैं द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेंशन इज। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, डिक्रीज, अब खुद ही कह रहे हैं डिक्रीज बताना आपको। ठीक है, तो डिक्रीज का मतलब, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब होगा आपका इनिशियल इंटरनल एनर्जी माइनस फाइनल, तभी वो डिक्रीज बनेगी। और इनिशियल कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला होगा NCV T इनिशियल माइनस फाइनल जो होगी वो क्या होगी NCV T फाइनल। ठीक, 1 मोल हीलियम का तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, CV कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बना T इनिशियल माइनस T फाइनल, नंबर ऑफ मोल्स 1। सो योर आंसर इज A पार्ट। इंटरनल एनर्जी को प्रेशर वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। Two identical containers joined by a small pipe initially contain the same gas at pressure P0 and temperature T0। दो आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं, एक पाइप से कनेक्टेड है, बना लेते हैं। एक मान लिया कंटेनर ये है, एक मान लिया वैसे ही कंटेनर ये है। और ये एक पाइप से कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं वो आप समझिए। इसके अंदर प्रेशर था P0, टेम्परेचर था T0, इसके अंदर भी प्रेशर था P0, टेम्परेचर था T0, वॉल्यूम मैंने इन दोनों का मान लिया, इसका भी V0 और इसका भी V0। ठीक, सब कुछ सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, इसके अंदर भी N0 और इसके अंदर भी क्या होंगे N0। ठीक, एक पाइप से ये कनेक्टेड है। इस तरह से ये सिचुएशन रही होगी। ठीक, अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। वन कंटेनर इज नाउ मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर वाइल द अदर इज हीटेड टू T0। अब एक का टेम्परेचर तो हम T0 ही रहने दे रहे हैं, दूसरे को हम गर्म कर रहे हैं 2T0, तो कॉमन प्रेशर पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक, अब यहाँ समझिए, देखिए अब जब आपने नई सिचुएशन डालते हैं, अगर अब आपने मान लिया इसका टेम्परेचर तो रहने दिया T0, इसका टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 2T0, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर से एस्केप करके इधर आ जाएंगे। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स मान लिया हो गए N1 और इधर हो गए, इधर कितने हो जाएंगे N2, और इनका सम तो वही रहेगा 2N0 के बराबर, क्योंकि पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स N0 N0 2N0 थे, तो अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 और N2 का जो सम होगा वो 2N0 के बराबर होगा। ठीक, दूसरी बात, ये कनेक्टेड है आपस में तो इनका प्रेशर तो कॉमन सेम ही रहेगा। तो मान लिया इसका प्रेशर आपका P है तो इसका प्रेशर भी क्या रहेगा आपका P ही रहेगा, तो वो कॉमन प्रेशर ही आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो जरा आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं और आप आराम से देखते जाइए। अगर इनिशियल स्टेट में लगाएं तो P0 V0 इज इक्वल टू N0 R T0, यही इक्वेशन बनेगी पहले सिलेंडर की और यही इक्वेशन बनेगी दूसरे कंटेनर की, दोनों कंटेनर की सेम इक्वेशन बनेगी। अब आपने टेम्परेचर चेंज किया, एक का टेम्परेचर चेंज किया, तो अब हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इस वाले की क्या बनने वाली है, तो प्रेशर तो है इसका P, वॉल्यूम वही V0 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसमें हो गए N1 R और टेम्परेचर अभी T0 ही है। अब जरा इस वाले की इक्वेशन बनाए, क्या बनेगी, तो प्रेशर वही कॉमन प्रेशर P है, वॉल्यूम V0 है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें N2 हैं, R और इसका टेम्परेचर 2T0 है। ठीक, और इक्वेशन में वैल्यू में पुट करने जा रहा हूँ वो समझना आप। मैं ये कहना जा रहा हूँ कि N1 और N2 का सम जो होगा वही होगा जो 2N0 का होगा। अब सारी वैल्यू डाल दीजिए ऊपर वाली तीनों इक्वेशन से। तो N1 की अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ये आपका आ जाएगा PV0 अपॉन RT0। N2 की वैल्यू डालेंगे तो वो हो जाएगा PV0 अपॉन R टाइम्स 2T0 इज इक्वल टू 2N0, और N0 की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा P0 V0 अपॉन RT0। तो V0 T0 और R, V0 T0 और R, V0 T0 और R तो हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा P प्लस P/2 यानी 3P/2, और इधर हो गया 2P0। तो जो नया प्रेशर आ रहा है फाइनल वो आपका हो जाएगा 4P0/3, 4P0/3। सो योर आंसर इज बी पार्ट। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन से किया है और वो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT।
एन आइडियल मोनोएटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड, नो हीट बीइंग एडेड और रिमूव्ड इन द प्रोसेस। का मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन है ये। सो दैट इट्स वॉल्यूम इज हाफ, वॉल्यूम हाफ कर दिया, नया प्रेशर और पुराने प्रेशर का रेशियो पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम आधा कर दिया आपने, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन लगाएंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो इनिशियल प्रेशर हमने मान लिया P1 है, इनिशियल वॉल्यूम हमने मान लिया V1 है, उसकी पावर गामा इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर हमने मान लिया P2 और जो फाइनल वॉल्यूम है वो आधा हो गया है, इसका मतलब V1/2 की पावर गामा हो गया। अब मोनोएटोमिक गैस है तो गामा कैसे निकालेंगे, तो गामा जो होता है वो होता है 1+2/f। मोनो एटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, तो 1+2/3 मतलब 5/3 हो गया आपका गामा। अब P2/P1 आपसे पूछा गया, तो P2/P1 जो आपका आ जाएगा वो आपका 2 की पावर गामा आ जाएगा, क्योंकि V1 की पावर गामा और V1 की पावर गामा, V1 की पावर गामा, V1 की पावर गामा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 की पावर गामा बचेगा, उसको हम इधर ले आएंगे। 2 की पावर गामा का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5/3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। If a Carnot engine functions at source temperature 137 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस, उसकी एफिशिएंसी पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है। सोर्स का टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर होता है वो आपका 137 दिया, 137 + 273 तभी आपका केल्विन में आ जाएगा, तो 0 410 केल्विन। और सिंक का जो टेम्परेचर है वो 97 डिग्री सेल्सियस है, + 273 करेंगे, $380 केल्विन। तो जो एफिशिएंसी आपकी आ जाएगी तो वो होती है T1 - T2/T1। सिर्फ कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो T1 - T2 करेंगे तो ये 30 बचेगा अपॉन T1, तो 410 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 कर लेते हैं इसको, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आया 300/41, ठीक। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये 380 नहीं होगा, ये 370 होगा। अगर आप ढंग से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 370 होगा। तो जब 410 में से 370 माइनस करेंगे तो यहाँ 40 बचेगा आपका, तो ये आपका 400/41 आएगा, तो ये 9.75% जो है उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ए गैस इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 15 Nm/m² from volume of 10 m³ to volume of 4 m³। Energy of 10 joule is then added to the gas by heating। the internal energy पूछ रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो जरा समझिए, कितनी हीट आपने गैस को दी है, तो डेल्टा क्यू आपको दिया है 10 जूल, ठीक। वर्क डन बाय द गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वर्क डन बाय द गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर होता है तो होता है V टाइम्स डेल्टा V, V फाइनल माइनस V इनिशियल, P टाइम्स डेल्टा V और डेल्टा V होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो प्रेशर है आपका 50 Nm/m² और फाइनल वॉल्यूम है 4 और इनिशियल वॉल्यूम है 10, तो ये बचा आपका -6, तो ये आपका हो गया -300 जूल, ठीक। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आने वाला है वो आपसे पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन में करेक्शन भी है, ये जो 10 जूल दिए एनर्जी इज एडेड टू द गैस बाय हीटिंग, ये 10 जूल नहीं है, इसमें करेक्शन कर लीजिए, ये 100 जूल है। 100 जूल जो एनर्जी है वो हमने उसको दी है हीट करने से, ठीक। और वर्क डन बाय द गैस कितना हो गया, -300 जूल। अब ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में इट्स इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी वो पूछ रहे हैं। तो लगा लेते हैं फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय द गैस। तो डेल्टा क्यू हो गया आपका 100, डेल्टा यू आपको निकालना है, प्लस वर्क डन बाय द गैस है -300, तो डेल्टा यू जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा 400 जूल, यानी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 400 जूल से इंक्रीज हो जाएगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एन आइडियल गैस अंडरगो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। 4 प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। 4 प्रोसेस हैं। पहली ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट जो प्रोसेस है, ठीक।
अच्छा, मतलब आपको इसमें बताना ही है कि कौन सी प्रोसेस कौन सी है, तो ये बहुत ही आसान है, समझ लीजिए जरा। ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट जो प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फर्स्ट प्रोसेस हुई आपकी आइसोकोरिक। और ये जो फोर्थ प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है। देखिए आप, प्रेशर जो एक वैल्यू है प्रेशर की, उसी प्रेशर पे गैस जो है वो एक्सपेंड करती चली जा रही है। तो जो फोर्थ प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, ठीक है। फर्स्ट आइसोकोरिक है, फोर्थ आइसोबारिक है। अब ये थर्ड और सेकंड, इनमें से एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होता है, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, और ये जो थर्ड का ग्राफ बना हुआ है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। तो हमसे तो एडियाबैटिक पूछ रहे हैं, कौन सा हो सकता है, तो आंसर आपका बनेगा सेकेंड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The process delta U is equal to 0 for an ideal gas can be best represented in the form of graph. delta U 0, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। इसका सीधा सा मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P और V का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। The PV diagram of a system undergoing thermodynamic transformation is shown in figure। फिगर मैं यहाँ बना लेता हूँ। फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है। ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और सिस्टम जो है वो स्टेट ए से स्टेट बी से होते हुए स्टेट सी जा रहा है। ठीक, ये आपका पीवी डायग्राम दिया है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहे हैं द वर्क डन बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी। ए से बी से सी जाने का वर्क डन दिया आपको 30 जूल, एंड 40 जूल इज हीट, 40 जूल हीट इज एडेड टू द सिस्टम। 40 जूल इज हीट इज गिवन टू द सिस्टम, यहाँ लिखा नहीं है, गिवन टू द सिस्टम। और इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ए और सी के बीच में इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, सीधे फर्स्ट लॉ लगा देना आपको। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। कितनी हीट हमने दी है वो हम यहाँ लिखेंगे, वो है 40 जूल। हीट दी है सिस्टम को तो पॉजिटिव लिख रहे हैं, हीट सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करी होती है तो नेगेटिव लिख रहे होते हैं। ठीक, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा वही तो हमें फाइंड करना है, और वर्क डन बाय द सिस्टम है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो हम नेगेटिव लिख देते। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में ये दिया होता कि द वर्क डन बाय द सिस्टम दिया है तो यहाँ प्लस 30 लिखेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज प्लस 30 तो मैं यहाँ लिखता फिर माइनस 30, क्योंकि ऑन द सिस्टम का वर्क डन अगर प्लस 30 है तो बाय द सिस्टम वर्क डन क्या हो जाता, माइनस 30। तो यहां से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है वो 10 जूल आ रहा है। क्लियर? तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें ए पार्ट आपका जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये वही पिछला क्वेश्चन है जिसका डायग्राम हमने वहां बना लिया था, और ए से सी में इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा था, और वो आपका आंसर कितना आया था, ए पार्ट 10 जूल। A thermally insulated rigid container contains an ideal gas heated by a filament of resistance 100 ohm through the current of 1 ampere for 5 minutes। ठीक, इंसुलेटेड रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर है इसका मतलब गैस कोई वर्क नहीं कर पाएगी, गैस के वॉल्यूम में एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हो पाएगा, रिजिड कंटेनर है। तो इसका मतलब जितनी भी हीट हम सिस्टम को देंगे वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। अब हम कितनी हीट देंगे सिस्टम को, अब वो समझिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 100 ओम का, और उसमें करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। कितने टाइम के लिए फ्लो हो रही है, तो वो 5 मिनट के लिए फ्लो हो रही है करंट। तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो हीट का फॉर्मूला बनेगा आपका आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई स्क्वायर आर पार का फॉर्मूला होता है, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हीट आ जाएगी, जूल में आएगी। कितनी आएगी देखते हैं, आई स्क्वायर तो हो गया 1, रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम, और टाइम जो है वो 5 मिनट है, यानी 5 इंटू 60 ये हो गया सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा 30,000 जूल, यानी 30 किलो जूल। 30 किलो जूल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और वो जो हीट एनर्जी है वो वर्क तो कर नहीं सकती क्योंकि रिजिड कंटेनर है, तो वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। ठीक, सो योर आंसर इज डी पार्ट। इन द पीवी डायग्राम शोन इन द फिगर द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ये पूछ रहे हैं। तो इसमें 2 साइकिल हैं,
एक साइकिल गौर से देखो, ये एक्चुअली ये एरो ठीक नहीं है, ठीक है, एरो मैं ठीक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये अगर हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये साइकिल भी क्लॉकवाइज है और ये साइकिल भी क्लॉकवाइज है, तो नेट वर्क डन कैसा आएगा आपका पॉजिटिव। बट ये डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है, इसमें एरो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें एरो इस तरह से है, यहाँ पे एरो इधर है, फिर यहाँ से ये एरो इधर है और इस तरह से होती हुई ये साइकिल ऐसे कंप्लीट हुई है। ये है साइकिल, ये आपको समझ में आया। यहाँ से अगर हम चलें तो ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हॉरिजॉन्टल 8 जैसा बना हुआ। तो अब इसमें पूछ रहे हैं नेट वर्क डन कैसा होगा। तो अब इसमें क्या है कि एक साइकिल तो आपकी क्लॉकवाइज हो रही है और एक साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। अब जो छोटी साइकिल है वो आपकी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव वर्क डन कम होगा, और जो बड़ी साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा होगा। तो टोटल वर्क डन अगर निकाला जाएगा तो ओवरऑल कैसा आएगा, वो नेगेटिव। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी पार्ट। और जैसा क्वेश्चन दिया था ओरिजिनली उसमें दोनों ही साइकिल क्लॉकवाइज थे, तो उसका आंसर क्या बन जाता आपका, ए पार्ट। विच ऑफ द accompanying PV डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आपको डायरेक्ट याद होगा, आइसोथर्मल का PV ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम इन ए रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर। ठीक है, एक आइडियल गैस है, उसको हम फ्रीली एक्सपेंड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं अगेंस्ट वैक्यूम। अब जरा समझो, जब गैस कोई भी गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करती है तो वो गैस कोई वर्क नहीं करती है। वर्क डन बाय द गैस इज जीरो। वर्क डन हमेशा किसी के अगेंस्ट होता है, उधर से कुछ प्रेशर लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, तो आप उसके अगेंस्ट पुश करके ले जाओ। अब उधर से कोई फोर्स नहीं है तो ये अपने आप ही मूव कर जाएगा। ठीक, तो जब भी कोई गैस वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंड करती है तो वर्क डन बाय द गैस जीरो होता है। गैस कोई वर्क नहीं करेगी, कोई उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, कोई उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसको द इंक्रीज इन द गैस अंडरगोज एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी गलत है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी गलत है। इंटरनल एनर्जी तो तब कम होती है ना जब वर्क किया होता, वर्क ही नहीं किया तो इंटरनल एनर्जी कैसे कम हो जाएगी। नीदर एन इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी पार्ट। An ideal gas mixture filled inside a balloon expands according to the relation PV2 power 2/3 is equal to constant। ठीक, एक आइडियल गैस मिक्सचर है और वो किस रिलेशन से गवर्न हो रहा है, PV की पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी पूछ रहे हैं अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, और ये एक्सपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं, टेम्परेचर क्या करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर हटा के टेम्परेचर डाल देते हैं। तो प्रेशर की जगह क्या डालोगे आप, एन आर टी ओवर वी इंटू वी की पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आया टी अपॉन वी की पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी टी इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/3। ये रिलेशन फाइनली आया। अब यहाँ से साफ पता लग रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन ये है कि वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम के बढ़ने की वॉल्यूम की पावर 1/3 क्यूब रूट के बराबर है। जब वॉल्यूम आपका 27 टाइम्स हो जाएगा तब टेम्परेचर सिर्फ 3 गुना बढ़ पाएगा। जब वॉल्यूम आपका 8 गुना तक बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर सिर्फ 2 गुना बढ़ पाएगा, लेकिन बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम के बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। कौन तेजी से बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, बट बढ़ रहा होगा। ठीक, सो योर आंसर इज ए पार्ट। The internal energy of a gas is given by E is equal to 2 PV. It expands from V0 to 2V0 against a constant pressure P0. The heat absorbed by the gas in the process. Heat absorbed कितनी होगी, तो जरा आप समझिए, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, पहले ये निकालते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर था आपका P0 और वॉल्यूम बढ़ के V0 से 2V0 हो गया, तो P डेल्टा V का फॉर्मूला होगा, तो ये लिखेंगे 2V0 माइनस V0। तो वर्क डन बाय द गैस इज P0 V0। ठीक, अब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम था V0 P0 और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम है P0 2V0। इनिशियल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी आपकी 2P0 V0, 2PV का फॉर्मूला है ना इंटरनल एनर्जी का, और फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी आपकी 4P0 V0। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपका आ जाएगा 2P0 V0। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ये वर्क डन बाय द गैस होगा। तो हीट सप्लाइड कितनी करी होगी, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, हीट गिवन टू द गैस, हीट
टेकन बाय द गैस, कुछ भी कह सकते हो। हीट सप्लाइड टू द गैस कितनी होगी, तो वो हो जाएगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। क्लियर? सो योर आंसर इज सी पार्ट। एन आइडियल मोनोएटोमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस ए बी। एक आइडियल मोनोएटोमिक गैस है, ए बी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये इस तरह की प्रोसेस है। ठीक, गौर से देखो, ये है वीटी ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ है, एंड दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन। और जब वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन होता है तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आपको पता लग गई कि इसमें प्रेशर क्या होने वाला है, कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि इसी प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड है वो डेल्टा क्यू है, वर्क डन बाय द गैस डेल्टा डब्ल्यू है, आइडियल मोनोएटोमिक गैस है। तो आपसे पूछ रहे हैं इनका रेशियो बता दो। ठीक है, तो आप आराम से समझो, डेल्टा क्यू अपॉन वर्क डन का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। तो डेल्टा क्यू इसमें होगा एन सी पी डेल्टा टी, क्योंकि ये आइसोबारिक प्रोसेस है। और वर्क डन होता है पी डेल्टा भी ले सकते हो, या फिर उसको आप एन आर डेल्टा टी भी ले सकते हो। तो इसका रेशियो जो हो गया वो हो गया सी पी अपॉन आर। अब Cp कितना होगा, मोनोएटोमिक गैस है, मोनोएटोमिक का जो Cv होता है वो 3r/2 होता है। तो जो Cp हो जाएगा वो 5r/2 हो जाएगा, r जोड़ देंगे उसमें हम। तो ये आपका बनेगा 5r/2 अपॉन r, सो इट इज 5/2, सो इट इज 2.5। सो योर आंसर इज ए पार्ट। The figure shows two paths for the change of state of gas from A to B. A से B के दो रास्ते दिए हैं आपको। ठीक, A से B जाने, टू पाथ फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम A to B। ठीक है, इसमें एरो गड़बड़ लगा हुआ है। A से B जाने के दो रास्ते हैं, तो एक रास्ता ऐसे बनाएंगे 1 और एक रास्ता ऐसे बनाएंगे 2। ये दो रास्ते हैं A से B जाने के। ठीक, ऐसा नहीं बोला है कि A से B जाके गैस वापस A पे आ रही है, ऐसा नहीं बोला। A से B जाने के दो रास्ते हैं, तो एरो हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं, पाथ 1 और पार्ट 2 में किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, उसका रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो 2 वाला पाथ है, ऊपर वाला पाथ है, उसका एरिया अंडर कर्व ज़्यादा होगा, वो गैस ज़्यादा वर्क करेगी। वर्क सेकंड वाले केस में ज़्यादा होगा। वर्क अगर मैं कहूँ तो सेकंड वाले केस में फर्स्ट वाले केस से वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक, अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो दोनों केसेस में सेम होगी। क्यों होगी सेम, क्योंकि दोनों पाथ की, दोनों प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, कौन से रास्ते से पहुंच रहे हो, उसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम होगी, वर्क डन सेकंड का ज़्यादा है। तो अगर मैं हीट सप्लाइड पूछूं तो हीट सप्लाइड सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो तो दोनों का सम होगी ना, इन दोनों को सम करके ही तो निकालोगे आप, ये और ये। तो फर्स्ट वाले की जो हीट सप्लाइड है वो सेकंड वाले से ज़्यादा होगी। इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इन द सेकंड प्रोसेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। तो इनका रेशियो जो होगा C1 अपॉन C2 का रेशियो पूछा गया, एंड दैट इज लेस देन 1। सो योर आंसर इज ए पार्ट। An ideal gas expands in such a manner that its pressure and volume can be related by equation PV square is equal to constant। एक आइडियल गैस है, उस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि उसका प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया। अब ये पूछ रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द गैस इज, टेम्परेचर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, और गैस एक्सपेंड कर रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछ रहे हैं। तो बना लेते हैं, प्रेशर हटा देते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं। nRT ओवर V, प्रेशर की जगह लिखा मैंने nRT ओवर V इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आपका बन गया T इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब अगर गैस एक्सपेंड करेगी और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा। टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब गैस क्या होगी, कूल्ड, इट विल बी कूल्ड, बी पार्ट।